अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैंने ये नंबर 1 शुरू किया है और ये जाने तक यही होगा बस। ये मैंने ऑलरेडी दी हुई हेडिंग, मैंने तो वैसे ही दोबारा लिखा है। ये वाला टाइप मैंने शुरू किया है और यही होगा जाने तक। स्पेशल ऑर्डर से क्या मुराद है, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लें और कुछ ना कुछ कहानी अपने अल्फाज में ज़रूर लिख लीजिएगा। जब बिजनेस अपने मेन प्रोडक्ट की अकाउंटिंग प्राइसिंग करता होगा, मेन प्रोडक्ट, जैसे एक बिजनेस है और उसकी फैक्ट्री में एक ही प्रोडक्ट बनता है, प्लास्टिक चेयर्स बनती हैं, चलें, उनका वही मेन प्रोडक्ट है और उनका रेवेन्यू भी वहीं से ही जनरेट होगा। जब उन्होंने उस प्रोडक्ट की प्राइस कैलकुलेट करनी होगी, बिजनेस प्राइस कैलकुलेट कर रहा है खुद ही। इस वक्त मैं अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिन एक्सपेंसेस की बात नहीं हो रही। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि एक बिजनेस एक प्रोडक्ट बना के बेचता है और उस प्रोडक्ट की वो प्राइस निकालना चाह रहा है, तो उसको सिर्फ मटेरियल लेबर के खर्चे पूरे करने चाहिए या फैक्ट्री के गार्ड की तनख्वाह भी उसी में से पूरी करनी है? क्यों? क्योंकि फैक्ट्री के सारे खर्चे उस प्रोडक्ट नहीं पूरे करके देने। इसमें ये नहीं कह सकते कि भाई वो फैक्ट्री के गार्ड का प्रोडक्शन से क्या ताल्लुक है, फैक्ट्री ही उसके लिए, उसने खर्चे पूरे करके देने। अच्छा, इसी तरह से सर्विस की मिसाल देता हूँ। कॉलेज ने प्राइसिंग करनी है, वैसे तो मार्केट बेस्ड ही चलती है, लेकिन चलें एक स्कूल कॉलेज की मिसाल ले लेते हैं। प्राइस कैलकुलेट करनी है, मेन कोर्स सीए का, उसकी प्राइस कैलकुलेट करनी है। प्राइस कैलकुलेट करते हुए गार्ड की सैलरी कंसिडर होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन गार्ड तो नहीं पढ़ा रहा। लेकिन चूंकि उस कॉलेज का मेन रेवेन्यू का सोर्स ही फीस है, तो सारे खर्चे वहीं से पूरे होने हैं। बिजनेस ने अपने मेन प्रोडक्ट की जब प्राइसिंग करनी होती है तो यकीनन वो सारे खर्चे ही पूरे करेगा। बिजनेस करने बैठा है, यकीनन ऐसा ही होगा। कॉलेज का मेन कोर्स सीए और उसकी प्राइसिंग कैलकुलेट करते हुए सारे खर्चे उन्होंने कंसिडर कर लिए। अब उनको आईकैप की तरफ से एक स्पेशल ऑफ़र आई है। स्पेशल से मुराद है जो रूटीन काम से हट के है, इसलिए इसको स्पेशल कह रहे हैं कि एक 5 दिन का एक वर्कशॉप है, वो आपने कंडक्ट करवाना है। आपके पास स्टाफ मौजूद है, वो ट्रेनिंग हमने रखनी आईकैप हाउस में थी, लेकिन आप यहाँ पर अपने पास कंडक्ट कर लें, उसकी जो भी पैसे आपको चाहिए वो बता दें। अब ये एक स्पेशल इसलिए कहा जा रहा है कि कॉलेज बिजनेस के रूटीन काम से हट के कुछ हो रहा है। अब इस 5 दिन की वर्कशॉप की प्राइसिंग करके देनी है, तो अब इन 5 दिन की वर्कशॉप, इस 5 दिन के कोर्स की जो प्राइस कैलकुलेट होगी, उसमें पूरे महीने का, पूरे साल का बिल्डिंग का रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की तनख्वाहें, गार्ड की तनख्वाहें, क्यों नहीं? तो कर लें 5 पे डिवाइड, 30 पे डिवाइड करके 5 से मल्टीप्लाई कर लें शामिल, क्यों नहीं? वो तो होने ही होने। तो अपना बिजनेस है, जो मर्जी डालें, कौन रोकेगा भाई? जो मर्जी खर्चे डालें बीच में, हैं? नहीं, रेलिवेंट का वर्ड नहीं यूज़ करें अभी। हाँ जी, कौन सा स्टैंडर्ड अलाउ नहीं करता? भाई अपना बिजनेस है, जो मर्जी रखें, क्यों ना करें? हैं? समझ नहीं आई? अक्ल क्यों नहीं मानती? हाँ, अच्छा, क्या हर्ज है अगर कर लेंगे तो? नहीं तो क्या हर्ज है अगर कर लेंगे तो शामिल है?
देखें अभी आपने ना नहीं पढ़े हुए डिसीजन मेकिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग नहीं पढ़ी हुई, अभी सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि एक बिज़नेस के ओनर ने सोचना है कि वो ये 5 दिन की वर्कशॉप के जो पैसे लेना चाह रहा है उसमें सारे खर्चे बिजनेस के क्यों ना बिल्ड कर ले। हैं ठीक है, और आगे जी मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो नहीं सुनने में आ रहा मुझे। अच्छा जी, वो तो पूरे मंथ के लिए होंगे। हाँ लेकिन ये सिर्फ एक नहीं, मसला पूरे मंथ का है, टोटल महीना डिवाइडेड बाय 30 पर डे बन गया इंटू 5 दिन का बन गया। चलो हाँ, फिर मैं जो असल में सुनना चाह रहा हूँ वो नहीं मुझे मिल रहा सुनने को। ठीक है आगे। हाँ हाँ, तो दोबारा नहीं पूरे कर सकता खर्चे के। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, चले मैं खुद ही बता देता हूँ, मैं असल में सुनना क्या चाह रहा था खुद ही बता देता हूँ। अगर वो ये सारे खर्चे भी डाल लेगा, चले मैं इसके जवाब में एक और सवाल पूछता हूँ। एक घर लेना है किराए पे, बस सिर्फ 2 महीने के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए क्लासेस लेने आना था, 2 महीने के लिए घर चाहिए, तो घर का मालिक अपने सारे घर की कीमत उस 2 महीने के किराए में पूरा कर ले? क्यों नहीं? क्योंकि हमने यूज ही सर नहीं तो वो कर ले, वो उसकी मर्जी। किराएदार नहीं देगा ना पैसे, किराएदार नहीं देगा, जितने मर्जी प्रॉफिट डाल लें वो नहीं, अगला कस्टमर ही नहीं देगा। तो बिजनेस का चूंकि ये मेन काम नहीं है, तो वो करता क्या है, बिजनेस कॉलेज के सारे खर्चे अपने मेन प्रोडक्ट से यकीनन पूरे कर रहा होगा। अब उसको एक स्पेशल ऑर्डर मिला है, अगर वो ज्यादा पैसे मांगेगा तो कस्टमर नहीं मानेगा, कस्टमर क्या क्यों दे 5 दिन के इतने पैसे। तो अक्लमंदी ये है कि उतने पैसे ले लें कि जो एक्स्ट्रा जेब से जा रहे हैं वो कम से कम ज़रूर पूरे हों, प्रॉफिट भी कमाना चाहें तो कमा लें। ये बात दोबारा सुने, बिजनेस का जो मेन प्रोडक्ट है, बिजनेस अपने सारे खर्चे बिल्कुल पूरे करेगा, उसे बिजनेस करने ही ये बैठा है, वो बिल्कुल प्राइस निकालते हुए सारे खर्चे रखेगा, यकीनन रखेगा। अगर कोई इस तरह का एक्स्ट्रा काम आ जाए तो वो चूंकि एक्स्ट्रा काम है, अगर फिर सारे खर्चे उसमें डालना शुरू कर देगा तो कस्टमर इतने पैसे देख के वैसे ही छोड़ देगा। तो इसलिए अक्लमंदी ये है कि जो खर्चे पहले पूरे कर रहे थे वो तो चलो शुक्र अदा करें, इस एक्स्ट्रा काम के लिए जो एक्स्ट्रा करना पड़ रहा था वो प्लस प्रॉफिट पूरे कर लें। ये स्पेशल ऑर्डर्स की प्राइसिंग का तरीका है। स्पेशल ऑर्डर्स की प्राइसिंग का तरीका यह है कि सिर्फ वो खर्चे पूरे किए जाएं जो इंक्रीमेंटल हैं। इन अदर वर्ड्स, सिर्फ वो खर्चे पूरे किए जाएं जो रेलेवेंट फॉर दैट ऑर्डर हैं। तो स्पेशल ऑर्डर्स की प्राइसिंग का तरीका यह है कि इसमें सिर्फ वो खर्चे कंसिडर किए जाएंगे जो रेलेवेंट फॉर दैट ऑर्डर है। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि बिजनेस का ये मेन काम नहीं है और बिजनेस अपने सारे खर्चे असल प्रोडक्ट से पूरे कर रहा है। अब अगर इस स्पेशल काम में लालच की तो कस्टमर नहीं देगा इतने पैसे। तो अक्लमंदी ये है कि कस्टमर से पैसे लेते हुए सिर्फ वो आइटम्स कंसिडर कर ली जाएं जो एक्स्ट्रा, इंक्रीमेंटल, रेलेवेंट है। दोबारा सुन लें, स्पेशल ऑर्डर वो है जो बिजनेस के मेन काम से एक्स्ट्रा है, मेन काम से कुछ हटके है, कुछ नॉन रिकरिंग चीज़ है, मेन प्रोडक्ट से कुछ डिफरेंट चीज़ है, ये मुराद है स्पेशल ऑर्डर से। तो बिजनेस के सारे खर्चे थोड़ थोड़ के बताता हूँ। पहली बात मैंने ये की है कि स्पेशल ऑर्डर से मुराद वो ऑर्डर्स हैं, वो कस्टमर्स की तरफ से आए हुए ऑफर्स हैं जो हमारे मेन बिजनेस, मेन प्रोडक्ट से कुछ हटके हों, वन ऑफ है नेचर में। पहले तो इतनी बात लिखनी है। तो स्पेशल ऑर्डर से मुराद वो ऑफर्स हैं जो हमारे मेन काम से कुछ डिफरेंट हैं, कुछ वन ऑफ हैं, कुछ नॉन रिकरिंग हैं।
दूसरी बात मैंने ये की कि चूंकि बिज़नेस अपने मेन सारे खर्चे मेन प्रोडक्ट से पूरे कर ही रहा है, मेन प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर वो बिज़नेस अपने सारे खर्चे पूरे कर ही लेता होता है, तो इन स्पेशल ऑर्डर्स की प्राइसिंग के लिए सिर्फ इंक्रीमेंटल खर्चे वो कंसिडर किए जाएंगे। यानी इन ऑर्डर्स की प्राइसिंग या एवेल्यूएशन के लिए सिर्फ वो आइटम्स कंसिडर की जाएंगी जो इस ऑर्डर के लिए रेलेवेंट हैं। जी अच्छा, इसमें एक बात तो ये कि असल में इसको कैसे पहचाना जाता है, तो असल में तो बिज़नेस को ही पता होगा। दूसरी बात, स्टूडेंट कैसे पहचानेगा? आप इसके सवाल करेंगे ना, आपको सवाल देख देख के आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के सवाल होते हैं, इजीली पहचान लिया करेंगे। तो इसलिए इस बात का जवाब स्पेसिफिकली मैं भी नहीं दे सकता कि लेबर हमारी होगी और प्रोडक्ट तुम्हारा होगा। ये सवालों की प्रैक्टिस हम करेंगे ना, आपको आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक का सवाल है। तो ये बिज़नेस ने सोचना है कि क्या ये स्पेशल ऑर्डर है मेरा या मेन काम है, ये बिज़नेस ने सोचना है, और स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल जाएगा सवाल देख के। हाँ जी, जो कहानी लिख रहे थे लिख ली। तो इन स्पेशल ऑर्डर्स की प्राइसिंग या वैल्यूएशन के लिए सिर्फ वो आइटम्स कंसिडर होंगी जो रेलेवेंट फॉर दैट ऑर्डर है। रेलेवेंट पहचानने के लिए आपको 4 टिप्स बताई थी। इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा वो रेलेवेंट है, इस जॉब की वजह से जो आउटफ्लो होगा वो रेलेवेंट है। एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से ज़ाया हो जाएगा, वो रेलेवेंट आउटफ्लो है। और एक आउटफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से सेव हो जाएगा। तो ये चारों टिप्स बिल्कुल लगेंगे आगे। अब इस वक्त क्या करने लगा हूँ, अब ये होने लगा है कि आप लोगों के गाइडेंस के लिए एक केसेस दर केसेस, शाखें दर शाखें दरख्त बनाए हुए हैं। तो ये सारे उन्हीं 4 टिप्स पे बेस्ड, लेकिन एक बार मुख्तलिफ सिनेरियोज़ बना के ना समझा देता हूँ और आप इनको याद कर लें, इससे टाइम बचेगा। वरना अगर ये सब ना भी करें, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली चलें तो भी चला जा सकता है, लेकिन पेपर में टाइम मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। इसलिए ये मुख्तलिफ शाखें बना के, मुख्तलिफ सिनेरियोज़ बना के ये डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, और ये सारे उन्हीं 4 टिप्स पे बेस्ड हैं। समझ आ जाए, याद कर लें, टाइम बच जाएगा। और हो सकता है इनमें से कुछ मिक्सचर भी टेस्ट हो जाए पेपर के अंदर, तो इसलिए इनको याद भी करें, समझें भी। हैं ये सारे उन्हीं 4 पॉइंट पे बेस्ड ही। पहले बात करते हैं मटेरियल की। मैं समझाने के लिए दरख्त बनाऊंगा, लेकिन इस पे मुझे लिखने में मुश्किल थी दरख्त, तो मैंने उसको
ABC इस तरह से करके बना दिया, वरना बोर्ड पे करता तो शायद ये 2 शाखें बनाता। अभी डिस्कस क्या होने लगा है वो समझाता हूँ। एक मिसाल लेते हैं कि एक बिज़नेस है, वो ये स्टैंडर्ड साइज़ की, स्टैंडर्ड फिज़ीक की ऑफिस चेयर्स बनाता है। ऑफिस चेयर्स। उस बिज़नेस को एक स्पेशल ऑर्डर मिला है एक स्कूल की तरफ से कि हमने एक नई ब्रांच खोलनी है और उसके लिए हमें 300 चेयर्स चाहिए। बिजनेस एक स्टैंडर्ड साइज़ की ऑफिस चेयर्स बनाता है और उसको एक स्कूल ने अप्रोच किया है कि एक ब्रांच के लिए 200 चेयर्स चाहिए। दो सौ स्कूल चेयर्स चाहिए। दो सौ चेयर्स चाहिए। अब इन 200 चेयर्स के ऑर्डर के लिए या तो स्कूल वालों ने हमें खुद प्राइस बता दी तो इवैल्यूएशन हो गई, या हमने उनको प्राइस कोट करनी है तो प्राइसिंग हो गई। इन एनी केस हम इन चेयर्स के लिए सिर्फ वो कॉस्ट्स कंसिडर करेंगे, चूंकि स्पेशल ऑर्डर है, जो इस जॉब के लिए रेलेवेंट है, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो जो एक्स्ट्रा है। इस चेयर्स वाले जॉब के लिए जो मटेरियल चाहिए, उस मटेरियल की रेलिवेंट कॉस्ट क्या है ये सिखाने लगा। दोबारा देखें, हमें इन चेयर्स को बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगी और ओवरहेड्स चाहिए होंगे। जो जो इस जॉब पे मटेरियल कॉस्ट पड़ेगी, लेबर कॉस्ट पड़ेगी, ओवरहेड्स पड़ेंगे, इसके ऊपर फिर हम लोग प्राइस प्रॉफिट वगैरह डाल के तो कस्टमर को कोट करेंगे। इन 200 चेयर्स के लिए जो फिजिकली मटेरियल चाहिए उसकी ओरिजिनल कॉस्ट यहां नहीं लिखनी। जो हमें इन 200 चेयर्स के लिए लेबर चाहिए होंगे उनकी ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लिखनी यहां, जबकि उनकी क्या लिखनी है, रेलेवेंट कॉस्ट। ये स्पेशल ऑर्डर की प्राइसिंग है। जो फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, फिजिकली वही रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन रुपए क्या लिखने हैं, उनकी रेलेवेंट कॉस्ट लिखनी है। इन 200 चेयर्स के लिए जितनी लकड़ी चाहिए, जो वो लकड़ी फिजिकली है, उसकी यहां रुपी फिगर क्या लिखनी है, जो उस लकड़ी की बिजनेस के लिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी। जिन वर्कर्स ने इस जॉब पे काम करना है, उन वर्कर्स के जितने आवर्स चाहिए, फिगर क्या लिखनी है, उन आवर्स की रेलेवेंट कॉस्ट। ठीक है, तो मैं इस वक्त पहले आपको मटेरियल पढ़ाने लगा हूं कि जो हमें इस जॉब के लिए मटेरियल चाहिए होगा, वही जो फिजिकल मटेरियल चाहिए होगा उसी की बात कर रहे हैं। इन 200 चेयर्स के लिए अगर 200 बोर्ड लकड़ी की चाहिए, उसी लकड़ी की बात हो रही है जो फिजिकली इस जॉब के लिए चाहिए। फिजिकल वही मटेरियल, लेकिन रुपए कौन से, उनकी रेलेवेंट कॉस्ट। ओके, वो अगर हम खरीद चुके हुए हैं, लकड़ियां हमारे पास स्टोर में पड़ी हुई हैं, तो कितने की खरीदी थी वो नहीं लिखना, यहां उन लकड़ियों की रेलेवेंट कॉस्ट लिखनी है। ठीक है, तो अब ये सिखाने लगा हूं कि इन लकड़ियों की रेलेवेंट कॉस्ट निकालनी कैसे, यानी उसमें क्या ऐसी मुश्किलें हैं कि उसके लिए पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ रहा है। तो इन 200 चेयर्स के स्पेशल ऑर्डर पे इस्तेमाल होने वाली लकड़ियों की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी वो सिखाने लगा। क्या सवाल था कोई? एक्सट्रैक्ट मतलब जैसे एक लकड़ी परचेज करते हैं, उनकी काट छांट करके जो हिस्सा नहीं चाहिए होता वो वाले नहीं, वो इसमें हमें इस स्पेशल ऑर्डर के लिए लकड़ियां भी चाहिए, ये जो ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ है कपड़ा भी चाहिए। अच्छा, जो कपड़ा चाहिए फिजिकली उसके अगर 200 गज चाहिए, तो वो 200 गज कपड़ा जो हमें असल में चाहिए, उस कपड़े की रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी वो यहां लिखनी है। सर ये जो
हैं? दो बिजनेस होंगे अलग, मतलब कि दो जो बिजनेस बिजली के होंगे? cost चाहिए, वो तो जो जिसको हमने ऑर्डर दिया उसके लिए वो कॉस्ट होगी ना, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि रेलिवेंट कॉस्ट। हम हैं ABC लिमिटेड, हमें एक स्कूल से 200 चेयर्स बना के देने का ऑर्डर मिला है। अब हमने ये 200 चेयर्स बनानी है तो हमें इसके लिए कोई मटेरियल चाहिए होगा ना। वो जो इसके लिए मटेरियल चाहिए होगा वो देखेंगे कि ख़रीद के लाएंगे या स्टोर में होगा। उस मटेरियल की यहाँ पर रुपी फिगर क्या लिखनी है? रेलेवेंट कॉस्ट। ये बता रहा हूँ मैं कि हमें जो जो इस ऑर्डर के लिए फिजिकली रिसोर्सेस चाहिए होंगे, रिसोर्सेस तो वही हैं जो हमें चाहिए, लेकिन रुपी फिगर क्या लिखनी है? उनकी रेलेवेंट कॉस्ट लिखनी है। और अगर लॉस हो जाए मतलब अरे अभी तो अगर बिल्कुल शुरू किया, मटेरियल बना दी, हो जाए कुछ नहीं, अभी हुआ कुछ नहीं है। अभी हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि कस्टमर को हमने ऑफर एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी है। अभी ये नहीं है कि जो सोचा था वैसा नहीं हो सका, तो अभी टाइम गुजरा ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग में अभी हम अगर कस्टमर का ऑर्डर एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं तो अभी नहीं हुआ एक्सेप्ट, अभी सब फ्यूचर एस्टिमेशन चल रही है। जो इस जॉब के लिए फिजिकल रिसोर्सेस चाहिए उन्हीं की रेलिवेंट कॉस्ट लिखनी है यहाँ, है ना? तो इनमें से पहले मैं मटेरियल कर रहा हूं डिस्कस कि जो मटेरियल इस जॉब के लिए फिजिकली चाहिए उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, और मैं इसकी जो भी शाखें बनाऊंगा और उसके जो भी फल लगाऊंगा उस सब के पीछे टिप्स वही 4 पॉइंट्स ही हैं। क्या? इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा रेलेवेंट है, इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा आउटफ्लो होगा वो रेलेवेंट है। एक आउटफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से बच जाएगा, वो एक रेलेवेंट इनकम है। एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से बच जाएगा, वो रेलेवेंट कॉस्ट है। ये 4 बातें हैं। जो मटेरियल हमें चाहिए या तो वो हमारे रेगुलर यूज का है, अच्छा ये ना मैंने उधर नोट्स में लाइनों में लिखा हुआ है, एक बार इसको समझ लीजिए और उसके बाद मैं जहाँ से पढ़ाऊँगा जो जितना पढ़ाऊँगा वो पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगे कि इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है तो ना करिएगा। ज़बानी मुझे कन्वे करना मुश्किल है, इसलिए मैं बोर्ड पे शाखें बना रहा हूँ। एक बार समझ लें फिर देखिएगा नोट करना भी है कि नहीं करना। अगर मटीरियल जो चाहिए, जो इस जॉब के लिए मटीरियल असल में फ़िज़िकली चाहिए, या तो वो वही मटेरियल होगा जो हम अपने नॉर्मल प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, या फिर वो नहीं होगा। हो सकता है नॉर्मल प्रोडक्ट में अच्छी वाली लकड़ी इस्तेमाल करते हों और इस जॉब के लिए हमने हल्की लकड़ी इस्तेमाल करनी हो। नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए अच्छा फैब्रिक इस्तेमाल करते हो सकता है इसके लिए रेक्सीन इस्तेमाल करना हो। तो जो मटीरियल हमें इस जॉब के लिए चाहिए या तो वो हमारे रेगुलर यूज़ वाला मटीरियल है या नहीं है। अगर रेगुलर यूज़ वाला मटीरियल है तो फिर 2 बातें देखनी होंगी कि या तो वो स्टॉक के अंदर मौजूद है या स्टॉक के अंदर मौजूद नहीं है। अगर स्टॉक में मौजूद नहीं है, अच्छा सारे ये टॉपिक क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्या सिखाने लगा हूँ आपको, इस जॉब पे जो मटेरियल चाहिए होगा उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। अगर वो मटेरियल हमारे रेगुलर यूज़ का है और हमारे पास स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ है, तो अब बताइए इस जॉब के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या पड़ेगी। जो उसको ख़रीदेंगे जितना खर्चा आएगा वो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट, यानी उसको अब जो ख़रीदने पे खर्चा आएगा वो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है, वो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट है। सर लेकिन हम अपने लिए तो रेगुलरली बाय कर रहे हैं ना, तो फिर उसके लिए एक्स्ट्रा थोड़ी बाय कर रहे हैं, मतलब अलग से थोड़ी। नहीं, स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में नहीं है। अब ऑर्डर करना होगा तो ख़रीदेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं खरीदेंगे। स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ, तो अगर हम ख़रीदेंगे तो जेब से एक्स्ट्रा जेब से क्या जाएगा, जितने का ख़रीदेंगे। तो उस मटेरियल का जो हमें इस जॉब पे चाहिए वो हमारे रेगुलर यूज़ का है लेकिन स्टॉक में नहीं है, उसकी रेलिवेंट कॉस्ट उसकी परचेज कॉस्ट। और अगर वो हमारे एक और फैक्ट्री में बनता है तो वहाँ से बनवा लेंगे, तो रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, जितना बनाने पे ख़र्चा होगा। अच्छा बनाने पे जो ख़र्चा होगा वो भी सिर्फ
क्यों? क्योंकि जिस फैक्ट्री में वो बनाते हैं उस फैक्ट्री के फिक्स खर्चे तो होते ही होते हैं, तो इसलिए सिर्फ वेरिएबल खर्चा। तो जो हमें मटेरियल चाहिए इस जॉब के लिए, अगर वो मटेरियल हमारे रेगुलर यूज़ का है लेकिन स्टॉक में नहीं है, तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी कि उसको ख़रीदने या बनाने में कितना खर्चा आएगा। लेकिन अगर वो स्टॉक में है, लेकिन अगर स्टॉक में है तो फिर वहीं से पड़ा हुआ यूज़ कर लेंगे। अगर स्टॉक में है तो उसको यूज़ कर लेंगे, लेकिन देखना पड़ेगा कि स्टॉक में क्यों है भाई, स्टॉक में क्यों है? क्योंकि हमारे काम का हमने रखना होता है स्टॉक के अंदर, हमें रखना होता है स्टोर के अंदर। जो फिजिकली स्टोर में पड़ा हुआ था बेशक हम वहां से निकाल के इस पे यूज कर लेंगे, लेकिन हमें वो रखना होता है। अगर यूज कर लिया तो नया लाके फिर रखना पड़ेगा, क्योंकि रखना होता है। तो इस सूरत में भी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? यही होगी। दोबारा सुने, रेलिवेंट कॉस्ट इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा, जो एक्स्ट्रा इनफ्लो होगा, एक खर्चा होना था इस जॉब की वजह से सेव हो जाएगा, एक इनफ्लो होना था इस जॉब की वजह से ज़ाया हो जाएगा, इन सब के अंदर होगा। रेलिवेंट कॉस्ट फ्यूचर है कि अब क्या होगा। जो पास्ट हो गया हुआ है वो तो बदल ही नहीं सकता, तो पास्ट की चीज़ तो कभी रेलिवेंट ही नहीं हो सकती। हमेशा रेलिवेंट वो चीज़ होगी जो भी होगी। तो 4 टिप्स बताई हुई हैं, इन चारों में होगा है। जो खर्चा इन चेयर्स के लिए जो मटेरियल चाहिए फिजिकली, वो फिजिकल मटेरियल हमारे रेगुलर यूज का है और स्टोर में पड़ा हुआ है। फिजिकली बेशक वही पड़ा वाला ही यूज करेंगे, एक्चुअली वो खरीदा था, कितने का खरीदा था वो भी पता है, लेकिन उस पड़े हुए मटेरियल को यूज करने की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो अब नया लाके स्टोर में रखना पड़ेगा और उस पर खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्च होगा वो रेलेवेंट है। ओके, तो चाहे स्टॉक में है चाहे नहीं है, अगर मटेरियल जो हमें इसके लिए चाहिए वो रेगुलर यूज का है, इन दोनों शाखों की जरूरत ही नहीं रही, उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? लेकिन अगर रेगुलर यूज का नहीं है तो देखना पड़ेगा कि स्टॉक में है या स्टॉक में नहीं है। अभी करते हैं। अगर स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ तो ले आएंगे, और क्या रेलिवेंट कॉस्ट होगी? यही होगी। लेकिन अगर स्टॉक में है तो रेगुलर यूज का नहीं है तो स्टॉक में क्यों है भाई? आपकी अम्मी ने आपके पुराने कपड़े संभाल के रखे हैं अभी तक? है ना, तो वो तो है ही नहीं रेगुलर यूज का, वो आपके बच्चों के काम आएंगे। हाँ, तो रेगुलर यूज का बेशक नहीं है, लेकिन क्या पता पहले होता था, अब स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो स्टॉक में पड़ा हो सकता है। अगर मटेरियल रेगुलर यूज का नहीं है और स्टॉक में है, हो सकता है पड़ा हो, कोई मसला नहीं है, स्टॉक में पड़ा हो सकता है। ज़्यादा कॉमन बात तो यह है कि ना होता, लेकिन स्टॉक में पड़ा बिल्कुल हो सकता है। पड़ा हुआ है जी, स्टॉक में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? पहले था तो अब ये क़यामत तक पड़ा रहेगा? नहीं। अगर ये जॉब ना मिलती तो हमने यकीनन इसका कोई ना कोई हल सोच के रखा हुआ था, क्योंकि बिजनेसेस बिला वजह चीज़ें स्टोर में नहीं। ये अम्मियाँ ही हैं जो आप पुराने बक्से खोलेंगे तो आपकी 3री क्लास के कपड़े भी मिल जाएंगे और 2री क्लास की कॉपी भी मिल जाएगी। बिजनेसेस बिला वजह स्टोर में चीज़ें नहीं रखते। ये जो सेल्स लगती हैं प्रोडक्ट्स पे, ये इतनी सेरी सी लगती हैं कि उन्होंने बिला वजह चीज़ें होल्ड नहीं करनी होती, वो बस निकालने की करते हैं।
तो अगर स्टॉक में पड़ा हुआ है और बिजनेस के काम का नहीं है तो यकीनन इन्होंने कुछ सोचा हुआ था। वो जो सोचा हुआ था उसके बदले यकीनन कुछ ना कुछ मिलना था। अगर इस स्टोर में पड़े हुए को इस जॉब पे यूज कर लिया तो वो जो मिलना था वो नहीं मिलेगा, वो रेलिवेंट कॉस्ट है। उसको अंग्रेजी में कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस शाख का फल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अलावा भी कुछ है, लेकिन फिलहाल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी है। फिलहाल थोड़ी देर तक मैं कुछ और भी बता दूंगा, फिलहाल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी। ये सारा दर्ख दोबारा सुनिए। हमें इस स्पेशल ऑर्डर के लिए जो मटेरियल फिजिकली चाहिए, उस फिजिकल मटेरियल की यहाँ पर हमने रुपी फिगर रेलिवेंट कॉस्ट लिखनी है, क्योंकि स्पेशल ऑर्डर्स की प्राइसिंग का तरीका ही यही है कि हमने रेलिवेंट कॉस्ट यूज़ करनी है। अब वो रेलिवेंट कॉस्ट क्या है? वो जो मटेरियल चाहिए अगर वो रेगुलर यूज़ का है तो चाहे स्टॉक में हो चाहे ना हो, रेलिवेंट कॉस्ट होगी कि उनकी अब नई प्राइस क्या होती है। नया ख़रीदें तो कितने का ख़रीदेंगे, या बनाएं तो कितने का बनाएंगे। लेकिन अगर रेगुलर यूज़ का नहीं है और स्टॉक में भी नहीं है तो भी यही रेलिवेंट है। लेकिन अगर स्टॉक में है तो हमने यकीनन उसके लिए कुछ ना कुछ सोचा हुआ था, कुछ ना कुछ बेहतर ही सोचा हुआ था, कुछ ना कुछ इनफ्लो होने ही वाला था। अगर इस जॉब पे यूज़ कर लिया तो अब वो इनफ्लो नहीं हो सकेगा, तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं और फिर वो इसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी। सर अगर एक स्टॉक में मटेरियल पड़ा है, उसकी जब हमने परचेज किया था तब उसकी मार्केट प्राइस कम थी और अब यूज़ करने में आ रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बाजार से परचेज करें वो ज़्यादा है, सर हम वो जिसमें हमने परचेज किया था वो वाली रेलिवेंट? ये तो आप ही बताइए। जिसमें परचेज किया था वो रेलिवेंट है। अब क्या होगा? अब हम जब नया लेके आएंगे तो कितने का मिलेगा, ये रेलिवेंट है। जी क्वेश्चन है कि जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपने दिया था, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसने ऑब्जर्व करना नहीं, कोई भी प्रोडक्ट नहीं, ये स्टॉक के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो मटेरियल हमें चाहिए वो मटेरियल हमारे रेगुलर यूज़ का है और वो मटेरियल हमारे स्टॉक में नहीं है, तो या तो वो मटेरियल हमने किसी दुकानदार से ख़रीदना था, या हमारी ही एक और फैक्ट्री है जो ये मटेरियल बनाया करती है, हमारी उस फैक्ट्री का ये प्रोडक्ट है। उस फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट तो पड़नी है, बनाए ना बनाए। हमारी एक फैक्ट्री है जो ये कपड़ा बनाती है, हम उस फैक्ट्री को कहेंगे और कपड़ा बना दो, वो और बना देंगे, तो जितना और बनाने में पैसा लगेगा वो रेलिवेंट। होते थे फिर आगे एक्स्ट्रा बिजनेस को क्या पड़ेगा? एक्स्ट्रा क्या पड़ेगा? फैक्ट्री का रेंट एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो उसको कौन मना कर रहा है बेचने से? वो जो बेचता था, हमने कहा और बना दो, और बना देगा। वो बेच लेता ना, किसने रोका था? जितने बेचता था बना लेता था, और कहा बना दो। वो फैक्ट्री वाला जितने बना के बेचता था वो बेचता है, हमने कहा यार और बना दो, वो बना देगा हमें। अगर उसके पास जितनी कैपेसिटी थी वो फुली यूटिलाइज थी और वो हमें और नहीं बना के दे सकता तो मुझसे नहीं बनवाएंगे, हम मार्केट से ख़रीद लेंगे। वो जो हमें किसी और को बना के बेचता था उसके पास गुंजाइश है तो हम कह रहे हैं और बना दो, नहीं होगी गुंजाइश तो मना कर देगा, हम मार्केट से ख़रीद लेंगे। अगर और बनवा रहे हैं तो बनवा सकते हैं, तो और बनवा रहे हैं ना। लेकिन ये जो स्पेसिफिकली सिचुएशन पूछी है ना, ये आगे आ जानी है एक सवाल में। जी किस सूरत में? हम रेलिवेंट कॉस्टिंग टेक्निक में ये कर रहे हैं कि हमें इस जॉब की वजह से जो एक्स्ट्रा पड़ना है वो हमारी रेलिवेंट कॉस्ट है। तो अगर हम खुद बनवाएंगे तो हमें तो इतना ही पड़ेगा ना। अब आपको अगर ये लग रहा है कि हम क्यों ना अपना प्रॉफिट शामिल करें, तो करेंगे ना, अल्टीमेटली तो करना ही है। जब सारी रेलिवेंट कॉस्ट लिस्ट डाउन कर लेंगे, जो पिछली क्लास में किया था, जब सारी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, अब डाल लेंगे इसमें प्रॉफिट।
इससे आगे बढ़ूँ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और एक्सप्लेन करता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? हाँ, जो इनफ्लो होना था वो इस जॉब की वजह से नहीं हो सकेगा। इनफ्लो क्या होना था? हमने कोई ना कोई हल सोचा हुआ था, और अगर 2-4 हल सोचे हुए थे तो सब कोई कर लें, तो जो उनमें से ज़्यादा था यकीनन हम वही हल अडॉप्ट करते। अगर इसके पॉसिबल हल सोचे हुए थे तो यकीनन हम उसी हल पे जाने वाले थे जो उन सब में से हाईएस्ट होता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। अब वो 2-3 हल क्या हो सकते थे, अब उस पर आते हैं। ये तो मैंने मिटाई दिया। मैंने ये जो दरख्त बनाए ना, ये आपको पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह लिखे हुए हैं। आपके सामने तो हैं ही। लेकिन मैंने ना ये नोट्स इस तरह से बनाए हुए हैं, अगर आपको इस तरह देखने में भी याद रखने में आसानी है तो बेशक वो दरख्त नोट ना करें। मैंने किया कि जो मटेरियल इस जॉब के लिए चाहिए या तो वो रेगुलर यूज़ का है या रेगुलर यूज़ का नहीं है। अगर रेगुलर यूज़ का है तो इर्रिस्पेक्टिव के स्टॉक में है या नहीं है, कितने का ख़रीदेंगे या कितने का बनाएंगे, यानी इस शाख का फल। और अगर रेगुलर यूज़ का नहीं है तो 2 बातें हैं, रेगुलर यूज़ का नहीं है तो या तो स्टॉक में नहीं है या स्टॉक में है। अगर स्टॉक में नहीं है, अगर स्टॉक में नहीं है तो ये, और अगर स्टॉक में है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इस तरह से शाखें जो मैंने यहाँ बना के बता रहा हूँ मैंने ऐसे लिखी हुई हैं, तो काफ़ी है। ठीक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को और एक्सप्लेन करने लगा। जो उसको पढ़ रहा है और उसको यहाँ पढ़ते हुए ये चीज़ नज़र आ चुकी है तो ये मैंने नहीं बताई अभी। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि इस सूरत में रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी, बस मैंने ये बोला है। अभी मैंने भी ये चीज़ नहीं समझाई, अभी सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गोन, यानी अगर इस पड़ी हुई चीज़ के हमने कोई 2-3 हल सोचे हुए थे तो उनमें से कौन से वाले हल को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे? जिससे ज़्यादा इनफ्लो होने वाला था, प्रॉफिट नहीं, जिससे ज़्यादा इनफ्लो होने वाला था। अब वो 2-3 हल क्या क्या हो सकते थे, मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कर रहा हूँ एक्सप्लेन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम किसकी रेलिवेंट कॉस्ट ले रहे हैं कि मटेरियल रेगुलर यूज़ का नहीं था और स्टॉक में पड़ा हुआ था। अब हम उसको पड़े हुए को इस जॉब पे यूज़ कर लेंगे तो जो उससे इनफ्लो सोचा था वो नहीं होगा। तो अगला मसला कि उस इनफ्लो जो सोचा था वो क्या था, वो 2-3 हल थे। एक हल ये था कि बेच देते, अगर बेच देते तो क्या मिलता? NRV मिलती, नहीं पैसे तो मिलते अच्छा मेरा सवाल ही ठीक नहीं था, पैसे ही मिलते, लेकिन कितने पैसे मिलते? NRV मिलती, NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो एक हल ये था कि हम इसको बेच देते, अगर बेच देते तो क्या मिलता? NRV। तो एक हल NRV था। प्रॉफिट ऑन सेल नहीं कह रहा, NRV सेल प्राइस कितने का बिकेगा माइनस क्या क्या खर्च होगा। तो एक हल NRV था कि हम उसको इमीडिएटली सेल कर देते। एक हल ये था जो मैं आपको मिसाल बदल के बताता हूं। अब मैं मिसाल चेंज कर रहा हूं। हमें हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो एक स्टैंडर्ड साइज़ की बुक्स हैं, ये जो आप लोगों के पास बुक्स होती हैं। अच्छा, ये मैं हर दफ़ा सोचता हूँ कि मैं ये चेक करूँगा इसका ये पेज की क्वालिटी क्या होती है, हर दफ़ा भूल जाता हूँ तो फिर भूल गया, तो इसलिए ना मुझे पता ना आपको पता। A4 साइज़ होते हैं, ये एम ही बना लेते हैं, बस A4 साइज़ होता है। वैसे तो ये कॉपी A4 साइज़ ही होता है मुझे पता है,
लेकिन जो दूसरा नंबर लिखूंगा वो मुझे पता नहीं है, बस बना लेते हैं। बिजनेस का मेन प्रोडक्ट बुक्स है, बुक्स प्रिंट करते हैं, तो मेन मटेरियल क्या होगा? पेजेस, A4 साइज पेजेस। हमें एक स्पेशल ऑर्डर मिला कि कुछ मैप्स बनाने थे, उनकी बुक्स प्रिंट करके देनी थी। अब वो बड़े पेजेस होने थे, और वो जो बड़े पेजेस थे इसका 4 गुना है। नहीं, पता नहीं A2 होता है कि A1 होता है, मुझे याद नहीं है, लेकिन चलो फर्ज करो A2 होता है, फर्ज कर लेते हैं। नहीं, ये A1 A2 जो है इससे ज़्यादा बड़ा साइज होता है, फर्ज करते हैं A2, मुझे याद नहीं है। बहरहाल इसका 4 गुना A2 साइज है। बिजनेस का मेन मटेरियल ये है, मेन प्रोडक्ट बुक्स छापना है, जिसका मेन मटेरियल रेगुलर यूज का ये है। लेकिन अभी एक स्पेशल ऑर्डर आया हुआ है जिसमें मैप्स की एक बुक छाप के देनी है, जिसमें लगने वाला पेज ये A2 साइज है। इस जॉब के लिए ये मटेरियल चाहिए, रेगुलर यूज का है नहीं, लेकिन स्टोर में पड़ा हुआ है। अब इस स्टोर में पड़े हुए नॉट ऑफ रेगुलर यूज का हमने यकीनन कुछ ना कुछ हल सोचा होगा। एक हल ये सोचा था कि इसको बेच देते हैं, दूसरा हल ये सोचा था कि इसकी कटिंग करा लेते हैं। इसकी कटिंग करा लें तो 4 A4 बन जाएंगे, तो फायदा क्या होना था उससे? वो जो मेन मटेरियल था उसका खरीदना बच जाना था। इस पड़े हुए की अगर हम कटिंग करा लेते, वो जो आपके बड़े बहन भाई के नहीं कपड़े आपके साइज पर एडजस्ट कराए होते, तो वो क्यों एडजस्ट कराए? ताकि जो आपके कपड़े खरीदने थे वो बच गए। तो ये जो A2 साइज के पेजेस हैं, मैनेजमेंट ने सोचा हुआ था कि इनकी कटिंग करा लेंगे और एक A2 से 4 A4 बनवा लेंगे। क्या फायदा होना था इससे? A4 खरीदने के पैसे बच जाने थे। तो इस एक A2 साइज पेज से 4 पेजेस हासिल हो जाने थे, उनके पैसे बच जाने थे। अगर एक पेज 1.5 रुपए का होता है, ये अगर ये एक 1.5 रुपए का मिलता है, तो इस पड़े हुए A2 से हम क्या फायदा लेने वाले थे? हम 6 रुपए बचाने वाले थे। हम इस एक A2 शीट से 6 रुपए की बचत हासिल करने वाले थे। कैसे? वो जो खर्चा होना था वो बचाने वाले थे, लेकिन कटिंग के ऊपर तो खर्चा आना था, तो उस कटिंग के ऊपर हमें 20 पैसे खर्च करने पड़ने थे। तो हमें इस एक पेज से कितने रुपए का इनफ्लो होने वाला था? ये भी एक ऑप्शन है। दोबारा फाइंड मैं क्या कर रहा हूं उस वक्त? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी रेलिवेंट कॉस्ट लेने लगे हम? वो मटेरियल जो रेगुलर यूज़ का नहीं है, हमें इस जॉब के लिए चाहिए लेकिन स्टॉक में पड़ा हुआ है, उसकी रेलिवेंट कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो इस पड़े हुए के लिए सोचा था उसमें से बेस्ट। एक हल सोचा था बेच देंगे, बेचते तो हो सकता है हमें 4.5 रुपए मिलते। दूसरा हल ये सोचा था कि इससे हम कटिंग करवा के A4 बनवा लेंगे और A4 खरीदने के पैसे बचा लेंगे। इस ऑप्शन से कितना मिलने वाला था? 5.8। इसको मैं कन्वर्जन अल्टरनेटिव कह लेता हूं। एक ये हल मौजूद था, बेच देते। एक ये हल भी मौजूद था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको लें? 5.8। इन पॉसिबल हल में से हाईएस्ट को। एक और हल भी था। ये 2 हल पहले सोच लें, तसल्ली से पूछना है पूछ लें, फिर मैं तीसरा हल बताता हूँ।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेलेबल सोचों में से सबसे हाईएस्ट। एक हल था कि हम उसको बेचते। इस ऑप्शन में क्या इनफ्लो होना था? कोई और यूज नहीं है, एनआरवी। इसमें ये 5.8 कैसे निकला? 4 इंटू 1.5 रुपया। क्या है 1.5 रुपया? हम इसको जिस किसी और में कन्वर्ट करवाते वो कितने का मिलता? -20 पैसे। क्या है? ये इफ नॉट यूज्ड इन दिस जॉब द आइटम कैन बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अनदर रेगुलर आइटम। हम इसको एक और मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते थे। तो परचेज कॉस्ट ऑफ दैट अदर रेगुलर आइटम नेट ऑफ नेसेसरी कन्वर्जन कॉस्ट। ये 5.8 को मैंने इंग्लिश में लिखा। तो जो फिजिकल पड़ा हुआ मटेरियल है लेकिन रेगुलर यूज का नहीं है उसकी रेलिवेंट कॉस्ट होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी इन सब में से हाईएस्ट। एक हल बेचना था, उसका जवाब एनआरवी है। एक हल कन्वर्ट किया जा सकता था, उसका जवाब 5.8 है। तीसरा हल बताता। तीसरा हल ये था कि हम इस वक्त ये जो 200 चेयर्स वाले ऑर्डर को अप्रेस कर रहे हैं, हम इस वक्त जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इसको सामने रख के कर रहे हैं। इसके लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होनी थी वो रेगुलर यूज नहीं था, स्टोर में पड़ी हुई थी। लेकिन हमें मीनवाइल एक रेस्टोरेंट से भी ऑर्डर आया हुआ था। उनको जो चीज चाहिए थी उसमें भी यही लकड़ी इस्तेमाल होनी थी, लेकिन अभी तक हमने उनको हाँ नहीं बोली हुई। दोबारा, हम इस वक्त जो कैलकुलेशन जो मैं इस वक्त डिस्कस कर रहा हूं, हम इस वक्त किस जॉब को डिस्कस कर रहे हैं? ये 200 चेयर्स वाले को ना, हम इस वक्त 200 चेयर्स वाले ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इनके लिए जो लकड़ी चाहिए थी वो हमारे रेगुलर यूज की नहीं थी, लेकिन स्टोर में पड़ी हुई थी। उस लकड़ी का हमने एक और हल ये सोचा हुआ था कि एक और भी कस्टमर ने हमें को ऑफर की हुई थी जिसको भी हमने हाँ ना नहीं कहा था। वो पड़ी हुई लकड़ी वहां इस्तेमाल करने वाले थे। अगर वहां इस्तेमाल करते तो क्या होता? कुछ कमा लेते। अगर यहां इस्तेमाल कर ली तो उसको ना करना पड़ेगा, तो वो जो वहां से कंट्रीब्यूशन कमाना था वो नहीं कमा सकेंगे। तीसरी ऑप्शन ये है। ये जो मैंने लिखा है पर केजी ऑफ मटेरियल और ख़ास तौर पे कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल, इसकी रीज़न अगली क्लास में समझाऊंगा। प्लस कॉस्ट क्यों लिखा है, ये मेरे आखिरी कलमात नहीं है, अभी क्लास चल रही है। वैसे कहा है कि अगली क्लास में इसकी रीज़न बताऊंगा। ये प्लस कॉस्ट ऑफ दिस मटेरियल की रीज़न अगली क्लास में, अभी बस लिखा हुआ है प्लस। तो जो मटेरियल फिजिकली पड़ा हुआ है अगर इस जॉब के लिए इस्तेमाल हो गया तो फलानी जॉब के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, तो उस फलानी जॉब पे इस्तेमाल करके जो कमाते वो अब नहीं कमा सकेंगे। तो ये 3 हल थे जो हमने सोचे हुए थे। इनमें से जो हाईएस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं की, लेकिन अगर इसको हाँ बोलेंगे तो उसको ना ही करेंगे ना। लेकिन हम अभी कैलकुलेशन इसकी कर रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से वो इफेक्ट हो जाना है। तो फिर हम कैलकुलेशन उसकी कर रहे होते, फिर हम इसको थर्ड ऑप्शन ले रहे होते। देखें ये ना अगली क्लासेस में चल के हम देखेंगे कि हम जब ऑप्शंस अप्रेस कर रहे होते हैं तो क्या सारी ऑप्शंस हम सामने लाएंगे या किसी और एक ऑप्शन को देख रहे होंगे, ये फिर तब होगी बात। अभी मैं सिर्फ एक ऑप्शन को देख रहा हूँ, तो इसकी वजह से जो जो जहाँ जहाँ नुकसान होगा हम वो कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, ये अभी ना एक सवाल है कि जो लकड़ी हमें इसके लिए चाहिए, क्या पता वो लकड़ी पड़ी हो, वो लकड़ी कहीं और यूज़ ही नहीं करनी थी, तो फिर तो बात ही सिर्फ इतनी है ना, फिर तो ये है ही नहीं। ये बातें तभी हैं, आपने कहा कि हम ज़्यादा पड़ी है, इसके लिए जो लकड़ी चाहिए वो अवेलेबल है, हमें दूसरी जॉब को ना नहीं करना पड़ेगा।
तो दूसरी जॉब फिर किस्से से ही निकल गई। वो जो फालतू पड़ी हुई है उस लकड़ी का क्या करना था हमने, बस सिर्फ बेचना ही था, तो सिर्फ NRV ही हो जाएगी, फिर बाकी वाली ऑप्शन ही नहीं आएंगी। ये बात ही तब हो रही है अगर एक से ज़्यादा हल थे जिनमें से कोई एक हल करना था। अच्छा, अभी ना इस वक्त अपनी सोचों में ना इस पे ज़्यादा आगे मत जाइएगा, क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो रह जाएगा, फिर आप इधर उधर निकल जाएंगे जिसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो इतनी ये जिसने यहाँ गहरा जाना शुरू कर दिया वापस आ जाए, इधर मत जाएं। और भी बहुत सारे मसले हैं इस पे, अगर आप चले जाएंगे तो जो बात सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो रह जाएंगे, ना वो आएगी ना ये समझ आएगी। तो कोई जॉब थी जो इसकी वजह से छोड़ते, ये वो है। ये 3 अगर हैं या इनमें से कोई 2 है या एक ही है, तो इससे क्या हासिल हो रहा है, क्या कर रहे हैं, डब्बा क्या बना हुआ है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब वापस चलते हैं, क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्यों निकाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि वो जो हमें इस जॉब के लिए लकड़ी चाहिए वो स्टोर में पड़ी हुई है, हमारे रेगुलर यूज़ की नहीं है, तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी रेलिवेंट कॉस्ट है। मटेरियल की आखिरी बात है, खाना खा रहे हैं टेबल पे और बच्चे ने बोटी मांग ली है और माँ ने क्या किया कि अपनी प्लेट से निकाल के बच्चे को दे दी। तो अभी माँ ने कुर्बानी दे दी ना, कुर्बानी हो गई। या चलो गुलाब जामुन खा रहे थे और बच्चे ने ज़िद की है, तो माँ ने अपना जो खाना था गुलाब जामुन वो लेके तो बच्चे को दे दिया, कुर्बानी हो गई है। अगर बर्तन में और बोटियाँ हैं तो कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, ये फिर भी ज़रूरत है नहीं भाई, है बर्तन के अंदर। कुर्बानी की तब ज़रूरत है जब मजबूरी है तो कुर्बानी, वरना फजूल में ज़रूरत ही नहीं कुर्बानी की। अगर आपके प्लेट में खाना, अगर सामने बर्तन में खाना मौजूद है और आप खाना खाने लगे, आपका दोस्त कहता है मैंने भी खाना, लो यार तुम खा लो मैं छोड़ देता हूँ, भाई तुम भी खा लो वो भी खा ले। तो कुर्बानी की तब ज़रूरत होती है जब मजबूरी हो। तो इस कागज़, ये जो पड़ा हुआ है, इस कागज़ से हम ये फ़ायदा लेने वाले थे, ये हम इसकी कटिंग करा के इसको A4 बनवाने वाले थे। अगर इस कागज़ को इस स्पेशल ऑर्डर पे यूज़ कर लिया, अगर इस कागज़ को इस स्पेशल ऑर्डर पे यूज़ कर लिया तो ये फ़ायदा कुर्बान करना पड़ेगा, और उसी कुर्बानी को ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कह रहे हैं हम। हाँ, पक्की बात नहीं, करना तो ऐसे ही, तो बात का डायलॉग है, पहले तो समझा रहा हूं। इस पड़े हुए मटेरियल को हमने यूज़ करना है इस जॉब पे, तो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट 5.8 है। क्यों है? क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्यों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है? क्योंकि अगर हम इसको इस जॉब पे यूज़ ना करते तो हम इतना इनफ्लो लेने वाले थे, कुर्बान करना पड़ेगा। ये जो A2 साइज़ स्टोर में पड़ा हुआ है जिससे हम ये फ़ायदा लेने वाले थे, ये फ़ायदा कुर्बान करके हम इस जॉब पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसको हम कुर्बानी ले रहे हैं। अगर A2 मार्केट से नया मिल जाता है 5 रुपए का, तो ले आए मार्केट से, कि फिर भी इस पड़े हुए की कुर्बानी दे के हीरो बने? तो मार्केट से ले आए जाके। A2 स्टोर में पड़ा हुआ है जिसका हमने ये इस्तेमाल सोच लिया हुआ था, जिससे इतने रुपए का इनफ्लो लेने वाले थे। अब ये जॉब आ गई है, इसके लिए A2 चाहिए, मिल रहा है भी मार्केट से 5 रुपए का, तो मार्केट से ख़रीद लें या इस पड़े हुए की कुर्बानी लें? तो अब रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? 5। अब ज़रूरत नहीं है इसकी। अब ये सस्ता वाला, रेगुलर यूज़ नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, कुर्बानी देखने से पहले सस्ता तो नहीं मिल रहा कहीं? अगर सस्ता मिल रहा है तो सस्ता ले लें, नहीं तो फिर कुर्बानी लें। तो इसलिए इसमें से और इसमें से जो लोअर है वो होगी रेलिवेंट कॉस्ट। ये मटेरियल यहाँ से लेके इधर तक, ये यहाँ तक, ये मटेरियल हो गया पूरा। इसको एक बार फिर पढ़ ले हैं। क्या लोअर वाली बात?
हम पड़े हुए मटेरियल को यूज़ कर रहे थे तो इतनी कुर्बानी देनी पड़नी थी। अब अगर वो मार्केट से इतने का मिल रहा है तो वो जो इस्तेमाल सोचा था वो कर लें और मार्केट से 5 रुपए का ख़रीद के इस्तेमाल कर लें। तो ये सही है या वो कुर्बानी देनी ज़रूरी है? 5 का ख़रीद लें ना तो एक्स्ट्रा खर्चा फिर 5 रुपए होगा, वो कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। तो यही रेलिवेंट होगा। नहीं नहीं, मतलब ये 4.5 से सस्ता नहीं होना था। चलें, ये सवाल पढ़िए, मैं बोर्ड पे करता हूँ। पूछ लो, शर्माओ नहीं यार, पूछ लो। इन्हें आप कह रहे हैं हम वो 5 रुपए का बाहर से ना खरीदें, कुर्बानी ही दें। डिसीजन मेकिंग अक्लमंदी ही कर रहे हैं ना वो तो, वरना अगर है कौन सा खर्चा होना ही है। तो वो नेट निकाल के 5.8 कहा था ना। अच्छा, ये सवाल सामने आ जाए ना, फिर देखना शायद आपको उसके सोल्यूशन से ही मामला हल हो जाए। हाँ जी, फारिग शक्लों से लग रहा है कि सवाल पढ़ के फारिग हो गए हैं। हमें कस्टमर की तरफ से एक जॉब मिली है और उस जॉब के लिए ये रिक्वायरमेंट है, एक्स इतने चाहिए, वाई इतने चाहिए, जी इतने चाहिए। ये हमें रिक्वायर्ड फॉर द जॉब है। इनकी रेलिवेंट कॉस्ट निकालनी है। पहले मटेरियल एक्स की बात करते हैं। मटेरियल एक्स के 800 यूनिट्स चाहिए। मटीरियल एक्स इज़ रेगुलरली यूज्ड बाय द कंपनी फॉर अदर वर्क। बस बात ही ख़त्म हो गई। अब ये 800 यूनिट्स जो चाहिए, बेशक 200 स्टॉक में पड़े हुए हैं, फिर भी हमें 800 ही ख़रीदने पड़ेंगे। तो इनकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? जितने पड़े हुए हैं, जितने के ख़रीदे थे, जितने के भी ख़रीदे थे, अब कितने के ख़रीदेंगे? 23। तो 800 के 800 इंटू 23, 18। है जी, कौन से वाले? 20 वाले क्यों यूज़ नहीं कर रहे? तो सारा लेक्चर ही गिरा दिया यार।
ये जो 800 यूनिट्स चाहिए 200 स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो वो पड़े हुए यूज़ नहीं कर सकते हम? कर सकते हैं। फिर भी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी कि अब एक्स्ट्रा हमारी जेब से जाएगा, क्योंकि जो स्टॉक में पड़े हुए थे हमें फिर भी खरीद के वापस रखने पड़ेंगे। तो इस वक्त बात ये नहीं हो रही कि इस जॉब पे जो फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए वो कितने के खरीदे थे, हमने लेनी है उनकी रेलेवेंट कॉस्ट कि उनकी वजह से क्या होगा। वाई मटेरियल वाई होता था कभी, लेकिन अब नो लॉन्गर रेगुलर यूज। और जो इस वक्त स्टॉक में पड़े हैं ये बेकार हैं। लेकिन ये उनके लिए बात होगी जो स्टॉक में पड़े हुए हैं। इन 400 के लिए एनआरवी रेलेवेंट है, 200 तो खरीदने ही है। तो जो 200 खरीदने हैं वो अब खरीदने हैं 200 इंटू 19, और जो बाकी 400 स्टोर में पड़े हुए हैं उनकी एनआरवी रेलेवेंट है। ये एनआरवी वाली बात तो है ही उनके लिए जो पड़े हुए हैं, जो नहीं पड़े हुए वो तो खरीदने ही पड़ेंगे। 3800 मटीरियल वाई, ओके, मटीरियल जी। तो वो जी में कर लेते हैं ना। हाँ तो वो जी में करने लगे ना। मटेरियल जी रेगुलर यूज का नहीं है, तो जितना स्टॉक में नहीं है वो तो बहरहाल खरीदना ही है। 200 तो खरीदना ही है। 40, अब रह गए बाकी 300 जो स्टॉक में हैं। इनका एक हल तो ये था कि इनको 20 का बेच दें। दूसरा हल ये है कि इस Z से 2 B बना लें इंटू 2B, और B बनाएंगे तो क्या फ़ायदा होता, B खरीदने के पैसे बच जाते। एक B मिलता है 13 का, तो हमें एक Z 13 इंटू 2 26 रुपये बचा देगा एक खर्च करने के बाद। तो मटेरियल Z के लिए एक ऑप्शन है हमारे पास इसकी एनआरवी जो कि 20 है, 20 है, और कन्वर्जन अल्टरनेटिव ये है कि 13 वाले 2 लेकिन एक खर्च करके 5, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लेकिन इसको यूज़ करने से पहले ये देख लें तो ठीक है, 25 ठीक है। अगर ये 18 होता तो फिर 18 यूज़ करते। वैसे 18 ना होता, 20 से कम ना होता, लेकिन चलो अगर 22 होता तो 22 यूज़ कर लेते, लेकिन 25, 300 हैं जी। दोबारा सुन लें, इस पड़े हुए Z को या तो हम बेच सकते हैं इतने का, या फिर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं B में, और एक Z के बदले ईच यूनिट ऑफ Z 2B में कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्ट करवा लेते तो 2B खरीदने के पैसे बचते, 26 रुपये बचते, लेकिन B में कन्वर्ट करने पे 1 रुपया खर्च होता। तो हमें ये पड़ा हुआ Z या तो 25 रुपये का बेनिफिट देने वाला था या 20 का बिकने वाला था, तो हम यकीनन यही फैसला करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई 25। लेकिन इस कुर्बानी देने से पहले ये चेक कर लें कि मार्केट से कहीं सस्ता तो नहीं मिल रहा। अगर Z मार्केट से 22 का मिल रहा होता फिर हम कुर्बानी ना दें, फिर हम 22 का मार्केट से ख़रीद लेंगे। लेकिन चूंकि मार्केट से महंगा बिक रहा है, मिल रहा है, इसलिए हम कुर्बानी देंगे।
एक मिनट, ये कितना? जी बोलें। फिर उसको 40 का अलग चार्ज कर देते, 25 का फायदा लगा। क्या क्या क्या? उसको 40 का, क्योंकि ये ऑर्डर है ना, हम जॉब है, तो हम इसको 40 का अलग चार्ज कर देते हैं। वो अच्छा, मैं देखो फिर वही बात करूंगा, ये तो आप लोगों के अंदर जज्बात है ना कि हम किसी तरह कस्टमर को प्रॉफिट चार्ज करेंगे प्रॉफिट चार्ज, लेकिन पहले सारी कॉस्ट्स कैलकुलेट कर लें, उसके बाद करेंगे प्रॉफिट चार्ज। अभी सिर्फ हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस जॉब पे हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या पड़ रही है। करेंगे चार्ज 40 क्या 4000 कर लेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट जानना चाह रहे हैं, बाद में फिर प्रॉफिट ऐड करेंगे कस्टमर के लिए। मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट काफ़ी है या लेबर पे चलें? चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।